नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। यानी पौधों की पत्ती जो हरी दिखाई देती हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देती हैं, किस कारण दिखाई देती हैं। तो देखिए, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। एवं क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायता करता है पौधों की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो रुधिर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। यानी रुधिर का जो ब्लड का रेड रंग जो है, आपका रेड कलर है, लाल रंग कलर है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है? वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। अमरवेल किसका उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अमरवेल जो है वो किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल एक प्रकार की वेल होती है, तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, मृतजीवी। देखिए, जीव जंतु किस प्रकार से या सजीव जो है वो किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसके आधार पर इन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है: स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी एवं मृतजीवी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हो, जैसे कि आपके हरे पौधे आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करते हैं। और या फिर कुछ शैवाल जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। देखिए, विषमपोषी जो कि अपना भोजन स्वपोषियों से प्राप्त करते हो, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये क्या है? विषमपोषी हैं। परजीवी की बात करें तो देखिए, परजीवी में वे जीव आते हैं जो कि अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और दूसरे जीव के शरीर के बाहर या भीतर रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरवेल और आपका जूं जो कि हमारे सिर में पड़ती है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये आपका परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। मृतजीवी जो अपना भोजन गले सड़े कार्बनिक पदार्थों या मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर आपका साइट्रिक अम्ल। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका एसिटिक अम्ल। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है। वहीं अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल देखिए फ्रेंड्स पाया जाता है आपका दही में लैक्टिक अम्ल। आपसे कोई पूछता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? लैक्टिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल की बात करें तो ये आपका पालक में पाया जाता है। किस में? पालक में। साइट्रिक अम्ल जो है वो आपका नींबू या फिर संतरा यानी सिट्रस कुल के पौधों में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न आपके सामने है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी मैंने बताया आपको सिट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड्स, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन है आपका। तो चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल कहलाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करूं अगर मैं टार्टिक अम्ल की या टार्टिक एसिड की, तो ये पाया जाता है आपका कच्चे आम, इमली जैसे खट्टे पदार्थों में, और इमली जैसे खट्टे पदार्थों में टार्ट्रिक एसिड या टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये नीचे वाले लैक्टिक अम्ल तथा ऑक्सैलिक अम्ल की हमने बात कर ली। छठा क्वेश्चन है आपका, आप देखते हैं कि अम्ल जो है वो लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं? तो देखिए, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी अम्ल जो है वो लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। सो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन किस प्रकार से होता है? मछलियों में श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या श्वास नली द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोम द्वारा। क्लोम जिनको हिंदी में गलफड़ी भी कहते हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है, जैसे कि मनुष्य में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, इसी प्रकार से मछलियों में गलफड़ों यानी क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए तथा अलग अलग गैसों का एक मिक्सचर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस की बात करें तो आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो कि लगभग 78% पाई जाती है। इसके बाद आपकी ऑक्सीजन 21%, फिर आपकी आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो फ्रेंड्स समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है।
ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। देखिए जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं यानी यूवी रेज़ हैं वो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हैं, तो इस वजह से ये हमारे लिए हानिकारक किरणों से रक्षा भी करती है ओजोन परत। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस इकाई में मापा जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई की मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10वां कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सो फ्रेंड्स भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ, स्फिग्मोमैनोमीटर या बैरोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता की बात करें तो ये रिक्टर स्केल पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। वहीं अगर हम भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करने की बात करें तो वो सीस्मोग्राफ पर अभिलेखित होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज आज हम देखते हैं वो पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन पर आधारित है। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बंकिम चटर्जी जो थे उन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा, ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ये बता देता हूँ, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक साहित्यकार थे तथा उन्हें सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए 12वां प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय गान की गायन अवधि क्या है? राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन की गायन अवधि क्या है? 60 सेकंड, 52 सेकंड, 48 सेकंड या 55 सेकंड। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? 14वां प्रश्न है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि क्या है? राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि क्या है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या 55 सेकंड। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 सेकंड जो है वो वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है फ्रेंड्स? मोर, सारस या फिर हंस तथा चिड़िया। इसका सही आंसर क्या है? मोर। बच्चे को पता होगा ये, इसका आंसर क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए मुंडा जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति आपकी ये मुख्यतः झारखंड के क्षेत्र में निवास करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें निवास करती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है वो एक ऐसा जानवर है जो कि पानी पीने के बाद मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर जो है वो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका? जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी या गुलाबी नगर के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 23वां प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या फिर अशोक मौर्य। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, पार्श्वनाथ या फिर महावीर जैन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 26वां प्रश्न की इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब, हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी। सो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, तथा हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे ये मोहम्मद साहब के खलीफा थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के विचारों को आगे प्रेषित किया।
27वां क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब के पिताजी का क्या नाम था। देखिए, अगर मोहम्मद साहब के पिताजी के नाम की बात करें तो वो अब्दुल्ला था तथा दादा का नाम इनके अबुल मुत्तलिब एवं अबू तालिब इनके चाचा थे। फ्रेंड्स याद रखेंगे इनके पिताजी का नाम, दादा का नाम और चाचा का नाम। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न है कि हज़रत मोहम्मद साहब के माताजी का क्या नाम था। हज़रत मोहम्मद साहब की माताजी के नाम की बात करें तो वो था आपका आमिना। हज़रत आमिना जो था वो मोहम्मद साहब की माताजी का नाम था, वालिदा थी इनकी। तथा हलीमा की अगर बात करें तो हलीमा ने मोहम्मद साहब का लालन पालन किया तथा इनका पालन पोषण जो है वो हलीमा ने किया। खदीजा इनकी पत्नी थी, फ़ातिमा मोहम्मद साहब की बेटी थी। 29वां प्रश्न है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। कुरान, हदीस, बाइबल, तौरात। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वहीं बाइबल की बात करें तो ये ईसाई धर्म का ग्रंथ है। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस स्थान को कहते हैं। प्रयाग, वाराणसी, पंजाब, मुंबई। सो इसका सही आंसर जो है वो है आपका प्रयाग। नेक्स्ट आपका देखिए 31वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बेंगलोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर को। निम्नलिखित में से किसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल, बेंगलुरु, असम या फिर जयपुर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका केरल। केरल को जो है वो मसालों का बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। केरल का उपनाम है एक क्या, मसालों का बगीचा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है। ब्राज़ील, भारत या फिर चाइना। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। देखिए दूध जो है वो दही के रूप में जम जाता है किस कारण। लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। 35वां क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है, तो इसलिए ये केवल दिन में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो किस वजह से उत्पन्न होता है, किस कारण उत्पन्न होता है। विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ। तो देखिए जो विषाणु है वो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। फ्रेंड्स फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फल पकाने वाले हार्मोन की बात करें सो इसका जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एथाइलिन। एथाइलिन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डल झील कहाँ स्थित है। 38वां क्वेश्चन है आपका, डल झील जो है वो कहाँ स्थित है। देखिए डल झील, बुलर झील जो है वो कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में ये स्थित है। तो कश्मीर यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलर झील कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। देखिए अगर अब हम सांभर झील की बात करें जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां कि निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में नहीं है। वेम्बनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुदी झील या फिर लोनार झील। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका लोनार झील। लोनार झील जो है वो केरल में स्थित नहीं है, बाकी तीनों झील केरल में स्थित है। लोनार झील जो है वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो वो चोलामू झील है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है, ये आपकी सिक्किम में स्थित है। देखिए कांवड़ झील जो है वो इसका निर्माण कैसे हुआ आप ये ज़रूर बताएंगे। शेषनाग झील कहाँ स्थित है, शेषनाग झील कहाँ स्थित है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं 43वां की भगीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं। तो भगीरथी, अलकनंदा जो है वो गंगा की प्रमुख सरिताएँ हैं, जो कि गंगा की प्रमुख नदियाँ जो कि देवप्रयाग में मिलती हैं। इसके बाद ही हम इसको सम्मिलित रूप से गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां की पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे विष्णु शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त की अगर प्रमुख पुस्तक की बात करें तो मुद्रा राक्षस। अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबर महान, अबुल फजल अलबरूनी या मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया। रघुवंशम के लेखक की बात करें, रघुवंशम के लेखक महाकवि कालिदास हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं। हुमायूं नामा के लेखक जो हैं वो गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।